2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है कि अखिलेश यादव ने बता दिया है कि उनकी पार्टी से सीएम कैंडिडेट कौन होगा, और वो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि बीजेपी से होगा। हालांकि इसके लिए अखिलेश यादव ने एक शर्त रखी है। शर्त 100 विधायकों वाली, यानी 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए। और ये ऑफर अखिलेश दोनों डिप्टी सीएम को दे रहे हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो फिर रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ले ले हैं 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है, जो लाएगा वो पाएगा। अखिलेश के ऑफर की टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में शंकराचार्य विवाद और बच्चों की शिखा खींचने पर सीएम योगी के बयान के बाद दोनों डिप्टी सीएम के बयान अलग अलग थे। जहां सीएम योगी ने साफ कहा था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता, तो केपी मौर्य ने शिखा खींचने वालों पर कार्रवाई की बात कही थी। वहीं ब्रजेश पाठक ने इसे महापाप बताया था। और इसी को लेकर अखिलेश कहीं न कहीं चुटकी लेते हुए सीएम वाला ऑफर दे रहे हैं, लेकिन अब इंतजार ऑफर के जवाब का है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुलकर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आई है, जबकि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि ऐसे आरोप लगेंगे, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि यौन शोषण का केस फर्जी साबित होगा। ये बनाया हुआ मामला है, वो कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। ये उम्मीद तो थी कि आक्षेप होंगे, प्रहार होंगे, हथियार चलेंगे, युद्ध है तो ये सब तो रहता है, लेकिन इतनी नीचता वाले हथियार निकल के आ जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बीएनएस धारा 351(3), पॉक्सो एक्ट धारा 5(1), पॉक्सो एक्ट धारा 3, पॉक्सो एक्ट धारा 16 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समर्थन में उतर आई है। सीमा पे चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं, उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है। मामला कोर्ट में है, दलीलें वहां सुनी जाएंगी, लेकिन इस मामले में जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक सियासत ऐसे ही होती रहेगी। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने के बचाव में उतरे अखिलेश यादव को अब एक बात का पछतावा है, वो है जगतगुरु रामभद्राचार्य पर दर्ज मुकदमा वापस लेने का, क्योंकि शंकराचार्य के मामले में शिकायतकर्ता जगतगुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताया जा रहा है। और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव को खेद है। रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। अखिलेश यादव का कहना है कि विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इस झगड़े को इस स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए था। आशुतोष ब्रह्मचारी के पास पीड़ित शिष्य पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पीड़ित लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे थे, लेकिन डर और दबाव के चलते सामने नहीं आ पा रहे थे। अब इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया विवाद गरमा गया है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर अपनी एनएसजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर सीधा हमला बोला है, और अखिलेश ने इसे अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ बताया है। अखिलेश ने सरकार से जवाब मांगा कि किस कोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। एनएसजी क्यों हटाई? कम से कम हम ये तो जाने कि एनएसजी क्यों हटी हमारी। वो रिपोर्ट क्या है जिस रिपोर्ट के आधार पर आपने एनएसजी हटा दी? एनएसजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए। ये सिक्योरिटी से कितनी खिलवाड़ करते हैं इसकी आपकी कल्पना नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा जब समाजवादी एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सदन में उठाया था, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि अखिलेश यादव की सुरक्षा में कुल 185 सुरक्षाकर्मी तैनात है। अखिलेश के सुरक्षा घेरे में 24 कोबरा कमांडो रहते हैं। अखिलेश के पास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी ज्यादा सुरक्षा है। इन आंकड़ों में साफ होता है कि अखिलेश की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। फिर उनको किससे डर सता रहा है? सवाल ये है कि कहीं ये 2027 चुनाव का डर तो नहीं, तभी तो वो इस मुद्दे को विपक्ष को कुचलने वाले मुद्दे के फ्रेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। एआई समिट में कांग्रेस के शॉर्टलिस्ट प्रोटेस्ट पर पीएम मोदी पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि एआई समिट में कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनकी गंदी राजनीति थी। पीएम का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शन से कांग्रेस ने देश का अपमान कराया है, क्योंकि जिस समय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया, उस समय दुनिया भर के मेहमान वहां मौजूद थे। जो कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को
अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर अब तक का अपना सबसे तीखा वार किया। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? पीएम ने वार किया तो पलटवार करने में कांग्रेस ने भी देरी नहीं की। दूसरे का माल ला करके अपना बता रहे हो और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवा रहे हो, ये सम्मान कराया तुमने। एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट पर कांग्रेस जिस तरह से अकेले पड़ गई है, उसे तो यही लग रहा है कि एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट पर उसने गलती कर दी है। अब दिल्ली से मेरठ पहुंचना और भी आसान हो गया है। पीएम मोदी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल की पूरी लाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी और शाम 6 बजे ही ये ट्रेन आम लोगों के लिए शुरू भी हो गई है। ये ट्रेन दिल्ली के सरायकाले खां से मेरठ के मोदीपुरम के बीच दौड़ रही है और सफर में अब तक 2 घंटे का वक्त लगता था, उसे सिर्फ 55 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, वो भी बहुत आराम से एसी में बैठकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डबल सौगात दी है। उन्होंने नमो भारत रैपिड रेल के फुल स्ट्रेच के साथ मेरठ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत रैपिड रेल की सर्विस आज से ही आम यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगी। ये भारत की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रेन है। इसमें दिल्ली से मेरठ की 82.15 किलोमीटर दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी। पीएम मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की, तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली अब दूर नहीं। 12 लेन का हाईवे एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। देश में ये पहली बार होगा जब एक ही ट्रैक पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत और मेट्रो एक साथ दौड़ेंगी। यूपी के कासगंज में एक बंद कमरे से एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश मिलने से सनसनी मच गई। अब इस मौत की मिस्ट्री पर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि परिवार के मुखिया ने ही पहले 4 लोगों की जान ली और फिर खुदकुशी कर ली। क्योंकि जिस कमरे में पुलिस को परिवार के 5 लोगों की डेड बॉडी मिली थी, उसमें जबरन घुसने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस को कमरा अंदर से बंद मिला है। द्वारा अपने बाकी परिजनों को मारकर आत्महत्या कर ली गई, परंतु फिर भी इसमें आगे हर पहलू पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैं फिर से बताना चाहूंगी कि मौके पर कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है, दोनों दरवाजे अंदर से बंद। अब सवाल है कि आखिर परिवार के मुखिया शामवीर ने इतना बड़ा और खौफनाक कदम कैसे उठाया? क्यों उसने पहले अपनी 2 बेटी और एक बेटे को जहर दिया और फिर पत्नी की हत्या करने के बाद खुद फांसी के फंदे पर लटक गया? पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, कर्ज के तले भी दबा हुआ था। वहीं बेटे की बीमारी को लेकर भी परिवार परेशान रहता था। वहीं जैसे ही परिवार वालों के शव उसके गांव लाए गए, चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से पूरा गांव सदमे में है। अब खबर झारखंड के धनबाद से है, जहां गैंग्स ऑफ वासेपुर के भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान ने डॉन फहीम खान के बेटे इकबाल के ड्राइवर पर हमले की जिम्मेदारी ली है और धमकी दी है कि इकबाल खान दूसरी बार बच गया लेकिन तीसरी बार नहीं बचेगा। धमकी का वीडियो जारी करते हुए गैंगस्टर प्रिंस खान ने डॉन फहीम खान के बेटे इकबाल खान के ड्राइवर हैदर उर्फ बबली को गोली मारने की जिम्मेदारी ली है और साथ ही रांची में इलाज करा रहे फहीम खान को मारने की धमकी भी दी है। ये देख, ये हथियार यही मंगवाए तेरा बाप के लिए, भेज रहे हैं रीड्स ट्रामा सेंटर, जाके बचा अपना बाप को। वीडियो में प्रिंस खान एक पिस्टल भी दिखाता नजर आया। कह रहा है कि हथियार खरीदा है। रांची में इलाजरत फहीम खान की खोपड़ी खोल दी जाएगी। उसका गुर्गा भी हथियारों के बारे में बता रहा है। आपने गन बोला था, वो मैंने भिजवा दिए, 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएंगे और जो आपने 20 लाख भेजा था वो मेरे को रिसीव हो गया। पुलिस का कहना है कि प्रिंस के गुर्गों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जो भगौड़े अपराध कर्मी है वो अगर ये सोच रहे हैं कि दुश्मन मुल्क में जाके अगर हम वहाँ से जो मन में आए वो कर लेंगे, तो इस धारणा को अपने मन से निकाल लें। वासेपुर के गैंग वॉर पर फिल्म बन चुकी है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि रियल गैंग वॉर रील वाले गैंग वॉर से ज्यादा खौफनाक है। यूपी में साइबर ठगों के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। मथुरा में मिनी जामताड़ा यानी कि साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया है। उन इलाकों में दबिश दी गई है जहां से साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इस कार्रवाई में 34 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
साइबर ठगी के खिलाफ छिड़े इस युद्ध में ऐसा लगा कि पुलिस की पूरी फौज उतर आई हो। 50 नहीं करीब 250 जवानों ने उन 2 गांवों को घेर लिया जिन्हें साइबर ठगों ने मिनी जमताड़ा बनाया हुआ था। पुलिस ने हर वो घर छाना जहां से बैठकर साइबर ठग ने अपना जाल बिछाया हुआ था। करीब 5 घंटे तक पुलिस के जवानों ने ताबड़तोड़ रेड की और 34 साइबर ठगों को दबोच लिया। हालांकि 45 ठग छापेमारी की भनक लगते ही फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। ये एक सिंडिकेट बना करके लगातार साइबर अपराध का कार्य कर रहे थे। इसमें से कुल 8 अपराधी जो हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं और कुछ अपराधियों के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार साइबर ठगों के पास से मिले मोबाइल फोन्स की शुरुआती जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2 मोबाइल से देश के अलग अलग राज्यों में 18 बड़े फ्रॉड का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां विधायक कृष्णा पासवान ने पीडब्ल्यूडी की बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता की पोल खोल दी और अब एक्शन में भी दिखाई दे रही है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक कृष्णा पासवान हाथ में फावड़ा लिए हुए हैं। वो सड़क के किनारे लगी तारकोल और बजरी की परत को फावड़े से खोद कर देख रही है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल ये सड़क करीब 4 किलोमीटर लंबी बन रही है। निरीक्षण करने के लिए विधायक ने खुद सड़क की मजबूती और सामान की जाँच कर ली। हैरानी की बात ये रही कि फावड़ा चलते ही नई बनी सड़क पापड़ की तरह उखड़ने लगी। सड़क के ऊपर तो डामर की चमकदार परत दिखी, लेकिन उसके नीचे घटिया सामग्री और मिट्टी भरी हुई थी। इसे देख विधायक का पारा चढ़ गया और उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई। हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में एक लग्जरी फेरारी कार की वजह से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। एक्सीडेंट रोड नंबर 45 पर हुई, जो मशहूर टॉलीवुड अभिनेता नंदामुरी बालाकृष्णा के घर के पास है। ये तस्वीरें जुबली हिल्स की है, जहां तेज रफ्तार फरारी अचानक बेकाबू हो गई और कार ने डिवाइडर को फांदा और दूसरी दिशा से आ रही 3 गाड़ियों को रौंद डाला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि फरारी तो बर्बाद हुई, दूसरी गाड़ियों के भी परकच्छे उड़ गए। स्टार एरिया में हुए इस एक्सीडेंट से पूरे जुबली हिल्स में अफरा तफरी फैल गई। पूरे जुबली हिल्स में ट्रैफिक थम गया। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया, गाड़ियां रेंगती नजर आई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस को ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा। पुलिस ने फरारी ड्राइवर को हिरासत में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की खुमारी अब बढ़ने लगी है। गोकुल के रमण रेती आश्रम में फूलों और लड्डुओं की अनोखी होली ने श्रद्धालुओं को भक्ति और रंगों में सराबोर कर दिया। ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू होकर 40 दिनों तक होली का उत्सव चलता है, जिसमें बरसाना की लठमार, नंदगांव की होली और रंग भरी एकादशी जैसे कई ऐतिहासिक आयोजन शामिल हैं। शरणानंद महाराज के रमण रेती आश्रम में भव्य होली उत्सव मनाया गया। हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे और रसिया गीतों पर झूमते हुए नजर आए। भक्तों पर प्रसाद स्वरूप लड्डुओं की वर्षा की गई। फिर करीब 11 क्विंटल फूलों, टेसू के रंग और अबीर गुलाल से पूरा आश्रम रंगों में डूब गया। कलाकार राधा कृष्ण का रूप धारण कर भक्तों के साथ होली खेलते हुए दिखाई दिए। यानी रंग, भक्ति और परंपरा का यह अनोखा संगम मथुरा वृंदावन की होली को दुनिया भर में सबसे खास बनाता है।